अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का सेकंड लेक्चर है, जिसका टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे एंड कंप्यूटर के कंसेप्ट्स को देखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इन दिस लेक्चर यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, central processing unit definition and its component, and main memory and secondary memory. First of all, I will discuss what is computer. Following are some definitions of computer which will clear your concept. Number 1, an electronic machine that can store and process information. कंप्यूटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि स्टोर कर सकती है डेटा को एंड प्रोसेस कर सकती है, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर। इट इज़ डिफाइंड एज, इस डेफिनेशन को देखते हुए हम लोग किस मशीन को कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटिंग सिस्टम है। ये वाली मशीन हमारे पास स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटिंग सिस्टम है जो कि स्टोर करती है किसी भी प्रोग्राम को और इसको प्रोसेस करती है। A computer is an electronic device of wires, transistors, circuits, instructions and data can transmit, store and manipulate information. हम लोग कंप्यूटर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वायर्स, ट्रांजिस्टर, सर्किट्स वगैरह से मिलके बनी है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, को स्टोर कर सकते हैं एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, और उस स्टोर्ड या इनपुट डेटा को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपके पास इनपुट लेती है, डेटा को या ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है, उसको स्टोर करती है, उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट जनरेट करती है, उसको आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर। A computer is a machine that accepts data and processes that data. Data may be numbers, letters or both or even sounds. आपके पास जो थर्ड डेफिनेशन है कंप्यूटर की, वो ये कहती है कि आपके पास कंप्यूटर एक मशीन है जो कि आपके पास डेटा लेगी, किस फॉर्म में, एज ए, जो हम डेटा देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट, और वो जो इनपुट होगी वो हम लोग किस डिवाइस से देंगे, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देंगे। इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं इनपुट देने के लिए। कंप्यूटर आपके पास क्या करेगा, एक इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट जनरेट कर देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्यूटर। और जो आपके पास इनपुट है वो या तो नंबर्स हो सकते हैं या लेटर्स हो सकते हैं या इन दोनों का कोई कम्बिनेशन हो सकता है, या इवन साउंड भी हो सकता है। साउंड भी आपके पास क्या है, अगर आप साउंड दें तो वो भी आपके पास एक इनपुट है। Information is turned into electrical pulses so that it may be processed by sorting, deleting, mathematical manipulation and other forms of data processing. इसके बाद जो आप लोग इंफॉर्मेशन या इनपुट आप दे देते हैं कंप्यूटर को, उसको आपने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल पल्स में, तो ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो सके। प्रोसेसिंग किस तरह हो सकती है, सॉर्टिंग हो सकती है, डिलीटिंग हो सकती है, या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम क्या है? अ कंप्यूटर एक्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन यूजिंग एन इनपुट डिवाइस। एक कंप्यूटर जो कि एक इंफॉर्मेशन लेता है, एक्सेप्ट करता है, किसके थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू। द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर वो वाली जो इंफॉर्मेशन वो आगे फर्दर प्रोसेस होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू के थ्रू, या फिर स्टोर्ड इन अ स्टोरेज डिवाइस। या तो वो प्रोसेस होती है या फिर वो स्टोर होती है, स्टोर की तरह होती है स्टोरेज डिवाइसेस में। स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास कौन से हो सकते हैं, हार्ड डिस्क हो सकती है, सीडी हो सकती है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो सकती है, इस तरह के आपके पास डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। आपके पास कंप्यूटर सिस्टम की क्या डेफिनेशन है कि कंप्यूटर जो कि एक इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करे, किसके थ्रू, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, और फिर ये वाली जो
इनपुट है इसको या तो प्रोसेस करें किसके थ्रू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू, या फिर स्टोर करें, और फिर स्टोर करने के बाद फर्दर कभी इसको प्रोसेस कर लें। The result is supplied by an output devices, और जो रिजल्ट जनरेट होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से वो किससे आपको मिलेगा, वो आउटपुट डिवाइसेस से मिलेगा। If the input and output devices या units are connected to a manufacturing process, the computer can control the process and this system is called a computing system. अगर आपके पास इनपुट और आउटपुट यूनिट या डिवाइसेस एक जगह कनेक्ट है, वो आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम आ रही है, तो आपके पास जो कंप्यूटर है वो इस तमाम प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, इनपुट को कंट्रोल करेगा, आउटपुट को कंट्रोल करेगा, और इनके दरमियान जो प्रोसेसिंग हो रही है उसको भी कंट्रोल करेगा। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे आपके पास ये कंप्यूटिंग सिस्टम है। कंप्यूटिंग सिस्टम आपके पास बेसिकली क्या चीज़ है, वो आपके पास एक ऐसा फंक्शन जो आपके पास इनपुट ले, इनपुट कैसे ले, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ले, और वो जो डेटा होगा जो इनपुट ली होगी वो या तो प्रोसेस कैसे हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, या फिर वो स्टोर किधर हो, स्टोरेज डिवाइसेस में, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, इनमें स्टोर हो या फिर प्रोसेस हो, और स्टोर होने के बाद कभी प्रोसेस में यूज़ किया जा सकता है। तो उससे जब हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं उससे एक रिजल्ट जनरेट होता है, वो रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट। और आउटपुट कैसे डिस्प्ले होता है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो वो तमाम प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटर जो है वो इस तमाम सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, तो हम लोग कहते हैं ये कंप्यूटिंग सिस्टम कहलाता है। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। To understand computer basic concept, one must know about the 4 functions of computer. Basically computer की 4 main functions हैं जो कि आपके पास है। फर्स्ट में आता है इनपुट। इनपुट आपके पास क्या है, कंप्यूटर रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था, आपके पास इनपुट क्या है, कंप्यूटर ने क्या करना है, इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है यूजर के थ्रू। यूजर इंफॉर्मेशन देगा कंप्यूटर को। आ यूजर इंटर इंफॉर्मेशन यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, और एनी अदर डिवाइसेस लाइक वेबकैम, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप्स, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है या जो डेटा है वो हमने कंप्यूटर को देना है। किस फॉर्म में देना है, कोई सा भी डेटा हो सकता है, वो रॉ मटेरियल हो सकता है, और कैसे देंगे, हम लोग इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देंगे। इनपुट डिवाइसेस आपके पास मेन इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, कीबोर्ड है, माउस है, और कीबोर्ड और माउस तो हर कोई यूज़ करता है, हर किसी ने यूज़ किया कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम लोगों ने इनपुट दी है। इसके अलावा भी आपके पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो वेब कैम है, पंच कार्ड है, मैग्नेटिक टेप्स हैं, जॉयस्टिक है और मैग्नेटिक डिस्क। ये आपके पास क्या है, तमाम इनपुट डिवाइसेस है। वेब कैम आप कैमरे के थ्रू आप लोग इनपुट दे सकते हैं, पंच कार्ड के थ्रू आप लोग इनपुट दे सकते हैं, मैग्नेटिक टेप्स जो कि हार्ड डिस्क है, जो कि आपके पास स्टोरेज डिवाइस है, इसके थ्रू आप लोग इनपुट दे सकते हैं। जॉयस्टिक ये भी आपके पास एज अ माउस यूज़ होता है, इसके थ्रू भी इनपुट दे सकते हैं। मैग्नेटिक टेप आपके पास जो मैग्नेटिक डिस्क है वो भी आपके पास एक स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू भी आप लोग इनपुट दे सकते हैं। The input unit accept information using input device, then it convert the given data to readable form and this data moves to central processing unit. आपके पास जो इनपुट है वो इनपुट जो यूनिट है वो इंफॉर्मेशन को लेता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू और फिर इसको कन्वर्ट कर देता है रीडेबल फॉर्म में। रीडेबल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है और फिर जो CPU है इस पे फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देती है। इसके बाद जो आपका सेकंड फंक्शन आता है वो स्टोरेज है। स्टोरेज द गिवन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर यूजिंग डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। आपके पास कोई सी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। सेव हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब हमारे पास कंप्यूटर
कंप्यूटर में एक बिल्ट इन स्टोरेज डिवाइस है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। एंड ऑक्सिलरी मेमोरी, the auxiliary memory also known as secondary और external storage। आपके पास जो auxiliary memory है वो उसको आप लोग कह सकते हैं external storage, और central processing unit memory जो है वो आप इसको कह सकते हैं internal storage। इंटरनल, आप लोग कंप्यूटर में कोई सा भी काम कर रहे हैं, आप लोगों ने कंप्यूटर ऑन किया, कोई भी काम स्टार्ट किया, वो जो आप काम करते जा रहे हैं वो सीक्वेंस से आपके पास इंटरनल स्टोरेज में सेव होता जाएगा। अगर आप नहीं भी सेव करते तब भी वो सेव होता जाएगा जब तक आपने कंप्यूटर ऑन रखा। और जो आपके पास ऑक्सिलरी मेमोरी है वो आपके पास एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो आप लोग खुद अटैच करते हैं और सेव करेंगे तो उसमें सेव होगा। ऑक्सिलरी स्टोरेज की जो आपके पास एग्जांपल है वो हार्ड डिवाइसेस हैं, जैसा कि फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स। These different storage devices have both advantages and disadvantages। इन दोनों ये जो आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इंटरनल मेमोरी और दूसरी ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी, ये इन दोनों के आपके पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ऑक्सिलरी स्टोरेज स्पीड अप इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट लॉन्ग टर्म एंड परमानेंटली। और एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारे पास यूज़ होती है स्पीड अप, ये आपके पास स्पीड अप के लिए यूज़ होती है और आपके पास डेटा को ज़्यादा टाइम के लिए सेव करने के लिए यूज़ होती है। जो आपके पास थर्ड फंक्शन है वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हमारे पास क्या है, इट इज़ कंसीडर्ड द बेसिक कंप्यूटिंग ऑपरेशन। प्रोसेसिंग आपके पास बेसिक कंप्यूटिंग ऑपरेशन कंसीडर किया जाता है। एक पूरे कंप्यूटिंग सिस्टम में आपके पास जो प्रोसेसिंग पार्ट है या प्रोसेसिंग फंक्शन है वो एक बेसिक ऑपरेशन कंसीडर किया जाता है। इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल स्टोरेज डेटा एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच द कंप्यूटर। ये प्रोसेसिंग जो फंक्शन है वो आपके पास तमाम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोल करता है स्टोरेज डिवाइसेस को या स्टोरेज डेटा को, और जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर के साथ जो अटैच होती हैं इसको कंट्रोल करता है। आपके पास जो फोर्थ फंक्शन है वो आउटपुट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द आउटपुट यूनिट विच रिप्रेजेंट रिजल्ट फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। आपके पास जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट, और जो आउटपुट होती है वो आपके पास कहाँ पे डिस्प्ले होती है, आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस यूज होते हैं आउटपुट को शो करने के लिए। इट मे बी इन हार्ड और सॉफ्ट फॉर्म। आउटपुट जो है वो हमारे पास हार्ड और सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है। हार्ड फॉर्म मतलब आप इसका प्रिंट ले लें तो ये आपके पास हार्ड फॉर्म आ जाएगी। प्रिंटर से हम लोग जो भी डाटा लेंगे वो हमारे पास हार्ड फॉर्म में आउटपुट आएगी। शॉर्ट फॉर्म में जो आउटपुट होती है वो फॉर एग्जांपल जैसा कि हम लोगों ने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया और हमारे पास उस ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो हम लोग डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में आउटपुट आएगी। आपके पास जो आउटपुट की जो डिवाइसेस हैं वो कौन से, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या जो आपके पास ये मॉनिटर होते हैं, ये आपके पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर हो गया और हेडफोन्स। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डेटा फ्लो डायग्राम। आपके पास कंप्यूटिंग सिस्टम जो है उसका जो डेटा फ्लो डायग्राम है वो ये है। इसमें आपके पास सबसे पहले इनपुट है। आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसने क्या करना है, इनपुट लेनी है। इनपुट हमने कैसे दी, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट दी। जो इनपुट है वो जा रही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU में। जो हमारे पास इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस से हम लोगों ने इनपुट दी कंप्यूटर को, और वो जो इनपुट है वो डायरेक्ट जाती है CPU में। CPU हमारे पास फर्दर डिवाइड होता है कंट्रोल यूनिट में एंड अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में। यहाँ पे हमारे पास इनपुट गई, हमारे पास जो CPU है वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और जो एक रिजल्ट होगा वो आउटपुट डिवाइस पे शो कर देगा। लेकिन इस
जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, हम लोग इनपुट ऐसे भी दे सकते हैं कि ये हमारे पास डेटा है, इसको आप सेव कर लो। अगर हम लोग ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो आपके पास स्टोरेज डिवाइस में जाएगी, तो वो CPU से जाती हुई मेन मेमोरी में या तो थोड़े टाइम के लिए सेव हो जाएगी या फिर परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में सेव हो जाएगी। और अगर हम लोग यूँ भी कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने डेटा सेव रखा था, फॉर एग्जांपल जो हम लोगों ने भी थोड़े टाइम पहले जो हमारे पास रिजल्ट आया था पिछले ऑपरेशन से, उसको हम लोगों ने यूज़ करते हुए नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करना है, तो हम लोगों ने ये इनपुट दे दी तो हमारे पास जो कमांड है वो जाएगा CPU में, CPU से हमारे पास मेन मेमोरी में जाएगा, वहाँ से प्रीवियस रिजल्ट को फेच करेगा और आपके पास वो फर्दर प्रोसेसिंग में यूज़ हो जाएगा और इसके बाद आउटपुट जनरेट हो जाएगी। क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, हमारे पास 3 मेन क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर्स की, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है एनालॉग कंप्यूटर की, ये क्या है? ये आपके पास इट एक्सेप्ट्स एनालॉग इनपुट एंड प्रोवाइड एनालॉग आउटपुट इंफॉर्मेशन। ये एनालॉग इनपुट लेगी और एनालॉग आउटपुट देगी। आपके पास जो एनालॉग है वो कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं, जैसा कि एक पल्स की फॉर्म में इनपुट होती है या पल्स की फॉर्म में आउटपुट होती है, तो ये आपके पास एनालॉग इनपुट होती है और एनालॉग आउटपुट होती है। इट रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज लाइक एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, डिस्टेंस और वोल्टेज एंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये आपके पास इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन, जैसे कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, ये नहीं कि पहले 1 होगी फिर 2 होगी फिर 3 होगी, इसके दरमियान भी हो सकती है। जैसे 1 और 2 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आती हैं एक्सेलरेशन उतनी भी हो सकती है, इसी तरह टेम्परेचर भी। एंड डज नॉट नीड एनी स्टोरेज डिवाइस, एनालॉग कंप्यूटर्स में स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनालॉग कंप्यूटर की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर एंड एनालॉग क्लॉक्स। ये हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज जनरेट करती हैं, कंटिन्यूस डेटा लेती हैं, कंटिन्यूस डेटा शो करती हैं। जैसा कि आपके पास एनालॉग की सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग डेली लाइफ में देखें तो हमारे पास जो वॉल क्लॉक है वो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल है। अगर हम लोग देखें 3 और 4 के दरमियान, अगर हमारे पास 3 बजे और 4 बजे के दरमियान जो टाइम है, वो जो आपके पास नीडल है वो 3 और 4 के दरमियान हर वैल्यू से गुजरती हुई जाएगी। ये नहीं कि पहले 3 होगा फिर डायरेक्ट 4 हो जाएगा। 3 और 4 के दरमियान जितने भी आपके पास टाइम होगा वो तमाम टाइम से पास होती हुई 4 तक पहुंचेगी। डिजिटल कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर एक्सेप्ट digital input and provide digital output after processing information। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो आपके पास इनपुट डिजिटल लेती है और डिजिटल आउटपुट जनरेट करती है प्रोसेसिंग के बाद। ये डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट का क्या मतलब है? जैसा कि आपके पास डिजिट्स की फॉर्म में इनपुट लेगी, फॉर एग्जांपल 0 लेगी या 1 लेगी। अभी हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं उसमें हम लोग 2 डिजिट्स को देखते हैं। हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो 2 हैं, बाइनरी सिस्टम है 0 और 1। तो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। 0 1 की फॉर्म में वो इनपुट को कन्वर्ट कर देगी और 0 1 की फॉर्म में वो प्रोसेसिंग करेगी और आउटपुट जो जनरेट करेगी वो भी बाइनरी फॉर्म में होगी और फिर बाद में इसको कन्वर्ट करके सेंड कर दिया जाएगा आउटपुट डिवाइसेस पे। By manipulating the binary digits and numbers, it can perform any task like analyze data, mathematical calculation। आपके पास डिजिटल इनपुट आई, वो उसके बाद उसने मैनिपुलेट किया कि आपके पास किस टाइप की इंस्ट्रक्शन आई है और आपने उसके ऊपर कौन सा डेटा परफॉर्म, कौन सा आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल एनालाइज करना है या जस्ट या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, कोई सी भी कैलकुलेशन करनी है, वैसी कैलकुलेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर दी जाएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर एप्पल मैकिंटोश, IBM PC। या आपके पास जो प्रेजेंट कंप्यूटर है वो भी डिजिटल कंप्यूटर की ही एग्जांपल है। आपके पास जो
जहाँ जहाँ पे भी कमांड सेंड हो रही होती हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में सेंड हो रही होती हैं। वो ये नहीं होता कि आपके पास कोई कमांड आधी जा रही है और आधी रास्ते में है, या वो नहीं जा रही, या तो वो 0 का मतलब है या तो वो नहीं जाएगी, या 1 मतलब जाएगी, या तो रिजल्ट डिस्प्ले होगा या नहीं होगा। आपके पास सबसे सिंपल एग्जांपल डिजिटल कंप्यूटर की रिस्ट वॉच है। ये जो डिजिट्स की फॉर्म में आपके पास टाइम शो होता है, जैसा कि आपके पास वो पॉइंट्स में नहीं शो हो रहा होता। हाइब्रिड कंप्यूटर, this computer is the combination of both analog and digital computer in terms of speed and accuracy. हमारे पास एनालॉग के कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ डिजिटल के बेनिफिट्स होते हैं। इन दोनों के बेनिफिट्स को मर्ज करके कंप्यूटर बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। जहाँ पे एनालॉग बेनिफिट प्रोवाइड करता है वहाँ पे एनालॉग के फीचर्स यूज होते हैं, और जहाँ पर डिजिटल के बेनिफिट्स हैं वहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स यूज होते हैं। और इन दोनों के फीचर्स या इन दोनों के बेनिफिट्स को यूज करते हुए एक कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर डेवलप किया गया। हाइब्रिड कंप्यूटर कैन मेजर फिजिकल एंड डिजिटल क्वांटिटीज, ये दोनों फिजिकल भी और डिजिटल दोनों क्वांटिटीज को मेजर करता है। और जो इसकी एग्जांपल है वो हमारे पास हार्ट बीट इन हॉस्पिटल के लिए जो मशीन यूज की जाती है वो है। उसमें आपके पास इनपुट जो ली जाती है वो पल्स की फॉर्म में ली जाती है, एनालॉग की फॉर्म में ली जाती है, और जो आउटपुट आती है वो भी एनालॉग की फॉर्म में आती है, वो भी वेव्स की फॉर्म में आती है। लेकिन जो इनकी इन बिटवीन जो सर्किट होता है वो डिजिटल है, मतलब वो डिजिट्स की फॉर्म में भी लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, definition and components. Central Processing Unit CPU is considered the brain of computer system. CPU को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कह सकते हैं। हमारे पास जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है इसका जो ब्रेन है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इट इज समटाइम्स रेफर टू प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो दूसरे नाम, it has the responsibility to supervise the entire computer operation. CPU की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इसने तमाम ऑपरेशंस को सुपरवाइज करना है। This central processor executes the instruction made by users but also control primary and secondary storage of data and control functions of all attached devices. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपके पास तमाम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आई होंगी या जितनी भी इनपुट्स होंगी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जितने भी आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस होंगी इंटरनल एक्सटर्नल उसको कंट्रोल करेगा, और तमाम डिवाइसेस जो भी आपके पास कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच हैं उनको कंट्रोल करेगा। मतलब तमाम एक्टिविटीज़ को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल कर रहा होगा। इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंस्टॉल होंगे वो उनकी तमाम की इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेगा, उनकी इंस्ट्रक्शन रिसीव भी करेगा, उधर इंस्ट्रक्शन सेंड भी करेगा। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, जो आपके पास सबसे फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 4004 था, जो कि डेवलप हुआ था 1971 में, इंटेल ने किया था। इट हैड 2300 ट्रांजिस्टर्स एंड परफॉर्म 60,000 ऑपरेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये 60,000 ऑपरेशंस परफॉर्म करता था। आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो डेफिनेशन है वो ये है, ऑल द ऑपरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय दिस कंट्रोल यूनिट टेकिंग इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट। आपके पास जितने भी ऑपरेशंस हैं वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, और इंस्ट्रक्शन ली जाती हैं प्रोग्राम से, जितनी भी प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन ली जाती हैं वो उसको कंट्रोल करता है और स्टोर करता है डेटा को मेमोरी में। मतलब ये कि आपके पास जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, तमाम हार्डवेयर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, तमाम इनपुट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, हर कमांड
कमांड को कंट्रोल कर रहा होता है, हर कमांड हर डिवाइस तक सेंड कर रहा होता है। द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट्स आर कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के आपके पास जो पार्ट्स बनते हैं वो 3 है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी जो मेन मेमोरी कहलाती है या रैम, और CU या कंट्रोल यूनिट। तमाम की कम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ALU या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ALU। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को हम लोग ALU भी कहते हैं। ALU कैन परफॉर्म डिजिटल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये तमाम डिजिटल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक जो है वो डिजिटल और लॉजिकल जो यूनिट है वो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। CPU अर्थमेटिक ऑपरेशंस मींस अब ALU को आप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक अर्थमेटिक और एक लॉजिकल। अर्थमेटिक को हम लोग देखते हैं। CPU का जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो उसके क्या मतलब है, कैलकुलेशंस किस टाइप की, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस तरह की कैलकुलेशंस को वो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक यूनिट। ALU का जो अर्थमेटिक यूनिट है वो तमाम कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है बाय रिक्वायरिंग 2 नंबर्स एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट। इसको 2 नंबर्स एज एन इनपुट चाहिए होंगे और ये एक आउटपुट जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसने प्लस करना है तो इसके लिए इसके पास 2 इनपुट्स होने चाहिए, 2 नंबर्स होने चाहिए तो तभी प्लस हो सकता है, एक नंबर तो प्लस नहीं हो सकता। Although every ALU must perform the 2 data words and the result, different processing and storage techniques are used in different models। आपके पास जितने भी स्टोरेज या प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती हैं वो मॉडल्स टू मॉडल वेरी करती हैं। एक मॉडल के अंदर कुछ प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती हैं, मतलब कुछ फास्ट होती हैं कुछ स्लो होती हैं। हर मॉडल की सेम टेक्निक्स नहीं होती। दी लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन, पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक को देखा था, अब हमारे पास जो लॉजिकल यूनिट है ALU का लॉजिकल यूनिट, ये परफॉर्म करता है डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन। जितने भी डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस होते हैं इसको लॉजिकल यूनिट कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल ये 2 नंबर्स को कंपेयर करेगा अगर, तो ये क्या करेगा, दोनों नंबर को सेपरेट करेगा या माइनस करेगा, उसके बाद ये बताएगा कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है। आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन ALU सेंड इट टू कंप्यूटर मेमोरी। प्रोसेसिंग के बाद जो ALU है वो जो रिजल्ट जनरेट करेगा वो कंप्यूटर मेमोरी में सेंड कर देगा। ALU का जो नेक्स्ट यूनिट है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के नाम से ही जाहिर है कि ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता होगा, ये कुछ ऐसे काम करता होगा जिससे पूरा सिस्टम कंट्रोल होता हो। कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द डिफरेंट कमांड्स बाय पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये तमाम कमांड्स को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। कंट्रोल यूनिट को हम लोग CU भी कहते हैं। CU इज द कंसीडर्ड द ब्रेन कमांड द बॉडी। जैसे CU को आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं जैसा कि ब्रेन बॉडी को कमांड सेंड करता है, इसी तरह कंट्रोल यूनिट भी पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कमांड सेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टेक अ प्रिंट, अगर आप लोग प्रिंट चाहते हैं, द कंट्रोल यूनिट विल मेक श्योर दैट द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड करेक्टली। जो आपके पास CU है वो ये पहले मेक श्योर करेगा कि जो इंस्ट्रक्शन आई है वो करेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है। आपके पास जो प्रिंटर है वो अटैच है, प्रिंटर वर्किंग कंडीशन में है, तमाम के तमाम जो एग्जीक्यूशन में जितने भी फेज आएंगे उन तमाम की कंडीशन को चेक करेगा, वहाँ पे कमांड सेंड कर देगा और एक प्रिंट ले लेगा। CU या कंट्रोल यूनिट कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्ट द इनपुट, वो इनपुट जो है उसको कंट्रोल करता है या इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। टेल्स ALU टू प्रोसेस, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को एक कमांड सेंड करता है कि प्रोसेस करो। मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर प्राइमरी एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज, जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई होती हैं कंप्यूटर के साथ उसको उसकी अरेंजमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड प्रिपेयर आउटपुट डिवाइसेस टू एग्जीक्यूट,
जब आपके पास आउटपुट जनरेट हो जाती है तो ये आउटपुट डिवाइसेस को प्रिपेयर करता है एग्जीक्यूशन के लिए कि अब आउटपुट आने वाली है, तो ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो एक्टिव हो जाएं। फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ एक्साइटेशन, टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर। आपके पास जो CPU या कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को लेता है इनपुट डिवाइसेस से। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है उधर से जो इनपुट आती है उसको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। द इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड एनालाइज्ड फॉर एग्जीक्यूशन। जब इंस्ट्रक्शन दे देता है तो इंस्ट्रक्शन जो है वो सेंड की जाती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में और उसको एनालाइज किया जाता है ताकि अगली एग्जीक्यूशन स्टार्ट की जा सके। गाइड एंड सेंड डेटा टू डिफरेंट कंप्यूटर एरियाज फॉर प्रोसेसिंग। जब एनालाइज कर लिया जाता है डेटा को, उसके बाद एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है। अब एग्जीक्यूशन होनी है, एग्जीक्यूशन का मतलब है कि ये वाला टास्क उसको समझ आ गया कि टास्क कौन सा परफॉर्म करना है। अब कोई जोन सा टास्क परफॉर्म करना है उसके अंदर लिंक जितनी भी डिवाइसेस यूज होंगी उसको ये एक कमांड सेंड कर देगा और उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेगा कि वो वाली पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो वेटिंग पे चला जाएगा। मेक श्योर टाइमली डेटा प्रोसेसिंग, ये हर प्रोसेसिंग का टाइम भी कंट्रोल कर रहा होगा कि ये नहीं कि कोई सिस्टम हैंग हो जाए, या टाइम शेयरिंग को कंट्रोल करेगा। सेंड्स और रिसीव सिग्नल फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जोन से पार्ट यूज होनी है उधर से सेंड करेगा डेटा या फिर रिसीव करेगा। हैंडल मल्टीटास्किंग सच एज फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड। ये कंट्रोल यूनिट मल्टीटास्किंग को कंट्रोल कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 3 बेसिक ऑपरेशंस पे वर्क करते हैं, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन। फेच मतलब वो इनपुट लेगा, एग्जीक्यूट, डिकोड मतलब वो प्रोसेसिंग करेगा, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड। डिकोड मतलब फेच इनपुट लेगा, उसके बाद उसको देखेगा कि वो किस टाइप की इंस्ट्रक्शन आई है, उसको डिकोड करेगा या उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और उसके ऊपर फिर ऑपरेशन या एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देगा। Here I really want to say something about computer primary memory. It is also called magnetic core memory. कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी जो है या मेन मेमोरी, उसको हम लोग मैग्नेटिक कोर मेमोरी भी कहते हैं। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन बाइनरी डेटा एंड कैपेबल स्टोरिंग एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। आपके पास जो मेन मेमोरी है वो बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है और उसको फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। Before any process take place, it hold input data and result for execution after processing done. अगला प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले वो क्या करती है, इनपुट को सेव करती है और उसके रिजल्ट्स को भी सेव रखती है ताकि उसको फर्दर यूज किया जा सके। बेसिकली देयर आर 2 फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जो आपके पास प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी है, इसके 2 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, इट स्टोर्स एक्टिव प्रोग्राम्स फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करती है, जो एक्टिव या जो प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं उनको सेव करती है। एंड सेकेंडली, इट स्टोर्स डेटा टू बी प्रोसेस्ड बाय ALU एंड द आउटपुट रिजल्ट। और फर्स्ट वो जो एक्टिव प्रोग्राम्स है उसको सेव रखती है और सेकेंड वो तमाम ऑपरेशन या वो तमाम डेटा को सेव रखती है जो कि ALU में फर्दर यूज होगा और आउटपुट को सेव रखती है। मेमोरी, CPU में जो आपके पास मेमोरी है वो मेन मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है इसमें 2 तरह की मेमोरीज यूज होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है इसको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है रैम और रोम में। जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है इसके पास 2 मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और जो प्राइमरी मेमोरी है इसको भी आगे क्लासिफाई किया हुआ है 2 डिवीजन में, रैम और रोम। रैम जो आपके पास है उसको आप कह सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये आपके पास कंप्यूटर सिस्टम का एक यूनिट है। It is the place in a computer where the operating system, application program and the data in current use are kept temporarily so that they can be accessed by the computer processor.
आपके पास जो रैम है वो कंप्यूटर में वहाँ पे प्लेस होती है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम या जो भी डेटा है जो अभी प्रेजेंट फॉर्म जो प्रेजेंटली यूज़ हो रहा है वो सेव किया हुआ है, टेम्पररी मतलब अभी कुछ टाइम के लिए सेव किया हुआ है ताकि इसको फर्दर यूज़ किया जा सके। अभी आपने कंप्यूटर को ऑन किया, आप जो जो काम कर रहे हैं वो आपके पास रैम में सेव होता जा रहा है। वो परमानेंट सेव नहीं होगा, वो टेम्पररी बेस पे सेव होता जाएगा ताकि अगर आपने नेक्स्ट टाइम अगर आप फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड ऑन करते हैं, जैसे ही आपने ओपन किया तो फर्स्ट टाइम जब आप ओपन कर रहे होंगे तो आपके पास वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा लोड होने में, अगर आप उसको क्लोज कर देते हैं और आप थोड़े टाइम बाद दोबारा ऑन करते हैं MS वर्ड को, तो वो आपके पास उतना टाइम नहीं लेगा, वो आपके पास कम टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पास पहले से लोड हो चुका था, उसका सारा डेटा आपके पास रैम में आ चुका था। वो दोबारा वो डेटा रैम में नहीं आएगा, वो रैम से ही डेटा उठा के लोड कर देगा। इट इज सैड टू बी वोलाटाइल। आपके पास जो रैम मेमोरी है उसको हम लोग कहते हैं ये वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब ये कि इसके पास जितनी भी जो डेटा है वो परमानेंट सेव नहीं होता, वो टेम्पररी बेस पे सेव होता है, इसलिए रैम को हम लोग कहते हैं ये वोलाटाइल मेमोरी है। सिंस इट्स contents are accessible only as long as the computer is on। जैसे ही कंप्यूटर ऑन है तो इसके अंदर डेटा सेव है, कंप्यूटर को ऑफ कर दिया तो इसके अंदर का सारा डेटा वैनिश हो जाएगा। The contents of RAM are no more available once the computer is turned off। जैसे ही कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दिया तो आपके पास रैम में जितना भी डेटा था वो आपके पास उड़ जाएगा, वो दोबारा आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। प्राइमरी मेमोरी की जो सेकेंड टाइप है वो है रोम। रोम को हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी के नाम से ही पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रीड करती होगी। रीड ओनली मेमोरी is a special type of memory which can only be read and content of which are not lost even when the computer is switched off। ये वाली जो मेमोरी है ये सिर्फ और सिर्फ रीड करती है और इसका जो डेटा या इसके जो कंटेंट्स हैं वो लॉस्ट नहीं होता जब कंप्यूटर ऑफ भी कर दिया जाए। जो पिछला हमारे पास रैम थी वो आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी थी और वो आपके पास वोलाटाइल मेमोरी थी। मतलब ये कि उसके तमाम कंटेंट्स टेम्परेरी बेस पे थे। जब कंप्यूटर ऑन है तो तब तक वो रैम में डेटा सेव रहेगा या कंटेंट सेव रहेंगे। जब कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो उसका सारा डेटा ख़त्म हो जाएगा। और जो रीड ओनली मेमोरी है उसमें आपके पास वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, उसमें डेटा जो है वो परमानेंट सेव होता है और वो डेटा सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली होता है। मतलब उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको आप लोग राइट नहीं कर सकते या ओवर राइट नहीं कर सकते। इट टिपिकली कंटेन्स मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। इसमें किस टाइप का डेटा हो सकता है? मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शन हो सकती है। अमंग अदर थिंग्स ROM also stores an initial program called the bootstrap loader whose function is to start the operation of computer system once the power is turned on। आपके पास रीड ओनली मेमोरी की एग्जांपल क्या है? बूटस्ट्रैप लोडर। फॉर एग्जांपल जब आप लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं आपके पास कुछ कमांड्स आ रही होती हैं या कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शन आ रही होती है, वो तमाम इंस्ट्रक्शन या कमांड्स जो हैं वो आपके पास रीड ओनली मेमोरी में होती है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं या वो आपके पास परमानेंट सेव होती हैं। उसको आप लोग ये नहीं कि एक दफ़ा ऑन किया तो अगली दफ़ा वो नहीं आएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप लोग मोबाइल को ऑन करते हैं तो आपके पास उसका लोगो, इसका मॉडल नंबर या जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो आपके पास रीड ओनली मेमोरी में सेव होती है। सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी की जो सेकंड टाइप है वो सेकेंडरी मेमोरी है। रैम इज वोलाटाइल मेमोरी हैविंग अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। आपके पास जो रैम है वो आपके पास वोलाटाइल मेमोरी थी, मतलब उसका डेटा कंप्यूटर के ऑफ हो जाने से उसका डेटा ख़त्म हो जाता था और जो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो भी बहुत लिमिटेड थी। इस आपके पास डिसएडवांटेज को हैंडल करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी आई। सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इस स्टोरेज अदर देन दी रैम। These includes devices that are peripheral
and are connected and controlled by the computer to enable permanent storage of program and data. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और इसको अटैच करते हैं और डिटैच करते हैं। मतलब ये कि ये आपके पास रिमूवेबल होती हैं। इसमें आप लोग डेटा सेव करके इसको रिमूव कर सकते हैं और इसमें जितना भी डेटा होता है वो परमानेंट सेव होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। इसकी भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में आपके पास रीड राइट हेड्स होते हैं और जो ऑप्टिकल है उसमें आपके पास लेज़र बीम यूज़ होती है इसको रीड और राइट करने के लिए। मैग्नेटिक डिवाइसेस इंक्लूड्स हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस आर CDs, DVD, पेन ड्राइव एंड जिप ड्राइव etc. हार्ड डिस्क आपके पास क्या है? हार्ड डिस्क आर मेड अप ऑफ रिजिड मटेरियल, ये रिजिड मटेरियल से बनी है एंड आर यूजुअली अ स्टैक ऑफ मेटल डिस्क्स सील्ड इन अ बॉक्स। ये आपके पास मेटल डिस्क का एक स्टैक होता है जो कि एक बॉक्स के अंदर सील होता है। द हार्ड डिस्क एंड द हार्ड डिस्क ड्राइव exist together as a unit and is permanent part of the computer where data and programs are saved. हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो एक यूनिट के अंदर सेव होते हैं और ये परमानेंट इसके अंदर डेटा सेव होता है। ये इसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा और प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। These disks have storage capacities ranging from 1 GB to 80 GB and more. इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो 1 GB टू 80 GB है। हार्ड डिस्क आर रीराइटेबल, इसके अंदर जो डेटा है उसको आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं, इसको रीराइट भी कर सकते हैं। इसके जो सेकंड टाइप है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क या CD। CD is portable disk having data storage capacity between 650 to 700 MB। ये आपके पास पोर्टेबल डिस्क है, इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं और इसकी जो कैपेसिटी रेंज है वो है 650 टू 700 MB। इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन को सेव कर सकती है जैसा कि म्यूज़िक को, वीडियोस को, मूवीज़ को, टेक्स्ट को। CDs कैन बी इधर रीड ओनली और रीड राइट टाइप। ये तो CD या तो रीड ओनली होती है, मतलब उसमें आप लोग डेटा को रेज नहीं कर सकते, या ये रीड राइट दोनों होती हैं। ये दोनों टाइप की होती हैं। रीड ओनली का मतलब है कि आपने CD ली, उसके अंदर जितना भी डेटा है आप जस्ट रीड कर सकते हैं, उसको आप लोग ओवरराइट नहीं कर सकते। रीड राइट टाइप मतलब ये कि आप रीड भी कर सकते हैं और उसको राइट भी कर सकते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क या DVD इज सिमिलर टू अ CD, ये भी CD की तरह ही होता है बट हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन CD से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है एंड एनॉर्मस क्लैरिटी, और ये इसमें एनॉर्मस बहुत ज़्यादा वाज़िया वजाहत होती है। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क टाइप इट कैन स्टोर सेवरल गीगाबाइट्स ऑफ डेटा, ये इसकी टाइप पर डिपेंड करता है ये कितना डेटा को सेव कर सकता है। DVDs are primarily used to store music and movies and can be played back on your television or the computer. इसको भी आप लोग म्यूजिक के लिए, वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं। जितना मर्जी आप लोग डेटा सेव करना चाहें इसमें कर सकते हैं और इसको आप लोग कंप्यूटर के साथ, TV के साथ अटैच करके इस पर डेटा देख सकते हैं। These are not rewritable, इसमें आप एक दफ़ा जब डेटा राइट कर देते हैं तो आप इसको डिलीट या चेंज नहीं कर सकते। आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।